हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनीश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वीइंग लर्नर पे। और आज की करंट अफेयर्स है। आज 25 अप्रैल 2021 की महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष में लेके आया हूं। इसमें आपको हार्ट बीट भी मिलेगी, विटामिन यू भी मिलेगी और अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें भी मिलेंगी दोस्तों। और देखते हैं, आज मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हैं हमारे वीइंग लर्नर के फाउंडर संस्थापक प्रद्युम्न तिवारी। आईटी मैनेजर हैं और वर्तमान में ये अहमदाबाद में जॉब कर रहे हैं। तो इनका नाम दोस्तों प्रद्युम्न तिवारी और वीइंग लर्नर के संस्थापक हैं ये दोस्तों। तो ये पूरा जो हमारे चैनल का जो वीडियो का वर्क है वो यही देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेट लाइन देखते हैं दोस्तों। जब भी आपको दो कार्यों के बीच एक को चुनना हो तो वह चुन लेना जो उस समय मुश्किल लग रहा हो दोस्तों। तो ये ध्यान देना दोस्तों, जब भी आपको दो कार्यों के बीच एक को चुनना हो तो हमेशा दोस्तों उस कार्य को चुनेंगे आप जो कार्य मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि दोस्तों जो मुश्किल कार्य होगा ना, मज़ा दोस्तों उसी में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फुल जुनून के साथ में, जोश के साथ में, ऊर्जा के साथ में और फुल शक्ति के साथ में दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त की मंजूरी दे दी है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन मलय पटेल, रेणु कन्नाड, अतुल चक्रवर्ती या श्रीकांत नदुमनी। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कॉपी और नोटबुक और पेन लेके ना दोस्तों साथ में बैठ जाओ, कॉपी और पेन लेके, क्योंकि दोस्तों आने क्या वाला है दोस्तों, भूचाल आने वाला है। भूचाल इसलिए आने वाला है क्योंकि विटामिन यू में आज उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार लेके आया हूं मैं, और सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों पक्षी विहार। तो दोस्तों आज की क्लास भूचाल ला देने वाली है, तो भूकंप तो दोस्तों आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका था, भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त की मंजूरी दी है दोस्तों? तो मलय पटेल, रेणु कन्नाड या अतुल चक्रवर्ती या श्रीकांत नदुमनी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अतुल चक्रवर्ती। तो अतुल चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अतुल चक्रवर्ती। स्पेस माइंड की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। स्पेस माइंड में वो चीज मैं देता हूं स्पेस माइंड में जो कि उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम होता है। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी को 5 मई 2021 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 1985 के दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में जारी पुस्तक है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है दोस्तों? हाल ही में एक दोस्तों पुस्तक जारी हुई और वो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के लेखक दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे इसके, आकेश रानीसन, मेघना पंत या जुड़ी वालन या इरा त्रिवेदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आकाश रानीसन। दोस्तों कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, जारी पुस्तक जो लिखी गई है ना वो आकाश रानीसन ने लिखी। किसने? आकाश रानीसन ने लिखी। चलिए देखते हैं, स्पेसमैन की ओर बढ़ते हैं। जलवायु कार्यकर्ता लेखक हैं ये आकाश रानीसन ने 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर, दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता। मैंने बताया था स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1970 अर्थात 1970 ईस्वी को इसकी स्टार्टिंग होती है। जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रानीसन ने 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक नई पुस्तक है, कौन सी बताई थी मैंने दोस्तों? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च किया था पुस्तक है। किसने? जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रानीसन ने। दोस्तों सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा आकाश रानी सन 22 अप्रैल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। बात हुई है यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता आपका वो 24 अप्रैल को मनाया जाता। क्या? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए स्पेस माइंड की ओर बढ़ते हैं। स्पेस माइंड में देखते हैं 24 अप्रैल 2010 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन
मनमोहन सिंह कठपुतली की सरकार बोलते थे। चलाता कौन था? सोनिया गांधी। कार कौन? चुपचाप मुंह बंद करके काम कौन करता रहता था? मनमोहन सिंह। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्री की अगर हम बात करें ना, तो अर्थशास्त्री, बेहतरीन अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे। लेकिन ऐसी ऐसी नॉलेज से क्या फायदा जो आपकी नॉलेज कहीं काम ना आ सके दोस्तों। तो ये कठपुतली की सरकार बोली जाती थी दोस्तों। तो 24 अप्रैल 2010 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह अच्छे व्यक्ति थे, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, अगर पेपर में पूछा जाए ना कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब घोषित किया, तो याद रखना दोस्तों 24 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था दोस्तों। मुश्किलों से हमें पीछे नहीं हटना है दोस्तों। जितनी जीवन में मुश्किलें आएंगी ना, जीवन में मजा उतना ही आएगा, क्योंकि हमें लड़ना है। किसके साथ में लड़ना है? आगे जितनी भी बाधाएं आएंगी दोस्तों, उन सभी से लड़ना है दोस्तों। और फुल जोश और फुल ऊर्जा और हौसले के साथ में लड़ना है दोस्तों। जीत तो अपनी होने वाली है। क्या दोस्तों? जीत अपनी होने वाली है दोस्तों। चलिए देखते हैं विटामिन U5 में एक नजर उत्तर प्रदेश। मैंने दोस्तों बताया था आज भूचाल आने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार जो आपके पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के आपके जितने भी प्रमुख पक्षी विहार है ना, वो सारे के सारे पक्षी विहार यहाँ पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन यू। क्या? विटामिन यू। ABCDE के तो पढ़ी होंगी आपने, विटामिन यू के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन यू में दोस्तों आज एक नजर उत्तर प्रदेश पे देखते हैं। पहला नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार की बात करें तो ये जनपद उन्नाव में है। कहाँ पर? जनपद उन्नाव में है। और अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें दोस्तों 1984 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल इसका 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा मैंने दोस्तों बताया? ये नवाबगंज पक्षी विहार बताया। और नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है। स्थापना स्टेब्लिश जो थी इसका वो 1984 में थी। और क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला समसपुर पक्षी विहार। तो याद रखना दोस्तों समसपुर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली में है। कहां पर? रायबरेली में है। और स्थापना इसकी कब होती है? 1987 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और 8 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितने में? 8 वर्ग। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जनपद रायबरेली। अगला देखते हैं लाख बहूसी पक्षी विहार। लाख बहूसी पक्षी विहार दोस्तों ये आपका कन्नौज में है। कहां पर? कन्नौज में दोस्तों। स्थापना वर्ष इसकी 1988 अर्थात 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। जनपद कन्नौज में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 80.23 80.23 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कौन सा दोस्तों मैंने बताया? ये था लाख बहूसी पक्षी विहार। तो दोस्तों लाख बहूसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में स्थित है। अगला पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार आपका एटा में है। और इसकी स्थापना वर्ष 1990 जनपद एटा। जनपद एटा। तो ये जो पक्षी विहार है ना ये आपका एटा में है। स्थापना वर्ष इसकी 1990 थी। कितने वर्ग किलोमीटर दोस्तों फैला हुआ है? 1.11 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार की बात करें जनपद महोबा में है विजय सागर पक्षी विहार। 1990 में इसकी स्थापना होती है। 2.6 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 2.6 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कौन सा दोस्तों बताया? विजय सागर पक्षी विहार। और विजय सागर की बात आए ना आप सीधे महोबा चलेंगे। कहां पर दोस्तों? महोबा चलेंगे। तो महोबा में 1990 और 2.6 वर्ग किलोमीटर में 2.6 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अगला देखते हैं पार्वती आरंग पक्षी विहार। क्या? जय हो भोलेनाथ। क्या? जय हो भोलेनाथ है। शंकर जी की पूजा तो करते ही रहो क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना में थोड़ी बहुत पूजा करेंगे ना आप तो कोरोना जरूर भागेगा दोस्तों। ये हमारी ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। धर्म को आगे लाना ही पड़ेगा आपको। तो पार्वती आरंग पक्षी विहार दोस्तों ये कहाँ पर है? तो पार्वती की बात आए तो सीधे गोंडा जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? सीधे गोंडा। पार्वती को लाना है ना तो गोंडा लेके आओ भाई। कहाँ पर? गोंडा जाओ तो पार्वती वहीं मिलेंगी आपको। तो पार्वती आरंग पक्षी विहार दोस्तों, पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा में है। स्थापना वर्ष 1990 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 10.85 है। 10.85 वर्ग किलोमीटर तक यहाँ इसका क्षेत्रफल फैला हुआ
है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे समान पक्षी विहार की। ये समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। क्या? मैनपुरी में। ये खाने वाली दोस्तों मैनपुरी नहीं है, ये मैनपुरी इटावा के पास मैनपुरी। कौन? इटावा के पास मैनपुरी। स्टेब्लिश, इसकी स्थापना वर्ष है 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है? 5.2 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करें, ओखला पक्षी विहार आपका, ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, जनपद गौतम बुद्ध नगर में। स्थापना 1990 ईस्वी में होती है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल इसका 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों बखीरा पक्षी विहार। ये बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। स्थापना दोस्तों 1990 में इसकी भी होती है। 29 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, संत कबीर नगर में है आपका। अगला देखते हैं सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों हरदोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। स्थापना वर्ष 1990 में। क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला सुर सरोवर पक्षी विहार। क्या? सुर सरोवर पक्षी विहार। ये सुर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है। स्थापना इसकी 1991 में होती है। क्षेत्रफल 4.1 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना दोस्तों, सुर सरोवर की बात की जाए तो आगरा में। स्थापना वर्ष 1991 में। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 4.1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं सुरहाताल पक्षी विहार। ये सुरहाताल पक्षी विहार जनपद बलिया में। कहाँ पर? बलिया में। बलिया में। स्थापना वर्ष 1991। क्षेत्रफल 34.13 यानी कि 34.13 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। क्या? 14 अप्रैल, कुछ याद आया ना? 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। और ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? प्रतापगढ़ में स्थित है। स्थापना वर्ष कितनी थी इसकी? 2003 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल दोस्तों ध्यान रखना, क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमीटर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आए तो आप कहाँ जाएंगे? प्रतापगढ़ जाएंगे। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ये है आपका स्थापना स्टेब्लिश थी इसकी, वो 2003 में थी। और क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमीटर। विटामिन यू। भूचाल आया दोस्तों कि नहीं आया? भूचाल तो आ ही गया होगा दोस्तों, भूचाल तो आ ही गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों पसीना तो निकलना ही चाहिए। क्या? पसीना तो निकलना ही चाहिए दोस्तों। गर्मी भी बढ़ रही है, ठीक है। और पसीना अगर आएगा ना दोस्तों, कोरोना नहीं आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न रहा, मई 2021 में जापान की पहली सैन्य ड्रिल में कौन से देश में भाग लेंगे? जापान की पहली सैन्य ड्रिल होने वाली है दोस्तों। इसमें कौन कौन से देश दोस्तों भाग लेंगे? पहला आपका है फ्रांस और अमेरिका, या संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, या भारत और फ्रांस, या भारत फ्रांस और ईरान। तो दोस्तों इसमें जो भाग लेने वाले हैं दोस्तों वो फ्रांस और अमेरिका भाग लेने वाले हैं। कौन? फ्रांस और अमेरिका भाग लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी स्पेसमेंट की ओर। जापान मई 2021 में फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिकों के साथ अपनी पहली सैन्य ड्रिल आयोजित करेगा। यह अभ्यास JGSTF क्रिस्मा प्रशिक्षण मैदान में आयोजित किया जाता है। जापान के अनुसार यह अभ्यास इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्रीय जल में बढ़ती चीनी कार्रवाइयों के बारे में चिंतित है दोस्तों। तो ये कौन कौन जो 2 देश ऐसे मैंने आपको बताए, एक तो फ्रांस और एक अमेरिका। ये सैन्य ड्रिल में कौन कौन से 2 देश भाग लेंगे? फ्रांस और अमेरिका भाग लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो दोस्तों संगठन की बात करें, हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें दोस्तों, UNO की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो महासचिव हैं वही अध्यक्ष हैं, एंटोनियो गुटारेस, मैंने बताया था आपको। और इसके यही महासचिव हैं और इसके अध्यक्ष भी यही हैं। अगर अंग देखें, टोटल अंग कितने होते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में उत्तर दो, UNO के अंग कितने होते हैं दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी या सभी। तो दोस्तों इसमें जो 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है वो सभी है, अरबी, स्पेनिश एंड अंग्रेजी, इन सभी को मान्यता दी गई है।
पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। तो मैंने जो बात की दोस्तों, अभी 6 आधिकारिक भाषाओं की बात की थी मैंने, तो 6 आधिकारिक भाषाओं में आपकी अरबी भी है, चीनी भी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूस की है और रूसी है और स्पेनिश है। तो ये 6 आधिकारिक भाषाएं आपकी दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिला दोस्तों आपको कि संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस की अगर हम बात करें और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अन्ना स्ट्राइकर की दोस्तों 10 बड़ी खबरें देखते हैं, इंपॉर्टेंट सारी की सारी 10 बड़ी खबरें हैं। चलिए पहली नजर डालते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। आरबीआई ने अतुल चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया। दूसरा, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। रुमाना सिन्हा सहगल ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता। प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री का हाल ही में हुआ निधन। आकाश रानी सन ने अपनी ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने लाल ग्रह से निकाली पहली ऑक्सीजन। एसबीआई रिसर्च का अनुमान FY22 में भारत की जीडीपी जो विकास दर है वो कोरोना की वजह से कम हुई, कितनी? 10.4% है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। नदीम श्रवण फेम संगीतकार श्रवण राठौर का हाल ही में हुआ निधन, वह मात्र 90 वर्ष के थे। तो ये दोस्तों अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें थी। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों? तो लियोन मेंडका, जी आकाश, अर्जुन कल्याण, ए और वी दोनों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ना दोस्तों, अर्जुन कल्याण को बनाया गया। किसको बनाया गया? अर्जुन कल्याण को बनाया गया है। स्पेस माइंड चेन्नई तमिलनाडु, टीएन के 18 वर्ष के हैं अर्जुन कल्याण। भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि जीएम बन गए 20 अप्रैल 2021 को सर्बिया में दोस्तों। कहां पर? सर्बिया में। जीएम राउंड रोबिन रूजना जोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कौशिक को हराने के बाद 2500 ELO रेटिक अंक को इन्होंने क्या पार कर लिया? किसको? ड्रैगन कौशिक को इन्होंने हराया था। क्या नाम क्या दोस्तों? अर्जुन नाम है। क्या नाम है? अर्जुन। और अर्जुन की बात अगर आती ना तो दोस्तों महाभारत की जरूर याद आती है, महाभारत की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसने पदभार संभाला दोस्तों? नेस्कॉम की पहली महिला के बारे में शायद मैंने कल भी बताया हुआ था। तो हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखेंगे रेखा शर्मा, इंदु वीनू गुप्ता या रेखा एम मेनन। तो दोस्तों देखेंगे रेखा शर्मा, इंदु वीनू गुप्ता या रेखा एम मेनन। 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ओनली 5 सेकंड, 5 या 10 सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ दोस्तों, 5 या 10 सेकंड का।